नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बात बिहार की दूसरे दौर के मतदान की तैयारियां अब की जा रही हैं। कल दूसरे दौर 94 सीटों पर बटन दबाए जाएंगे। आप जानते हैं 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। 71 सीटों पर बटन दबाया गया, वोट डाले गए, वो लगभग 30%। इस दफा 243 में से 94 सीटें, लगभग 40% सीटों पर बटन दबाए जाएंगे। तो यहां पर समीकरण क्या है? जातीय समीकरण क्या है? पिछली दफा यहां पर किसने जीत दर्ज की थी, यह हम आपको अंदाजा देंगे। सिर्फ बिहारवासी ही नहीं, बल्कि हमारे जो और दर्शक हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, जो बिहार की राजनीति और वहां के विधानसभा चुनाव को ट्रैक कर रहे हैं, उनको भी ये जानकारी देंगे। सुकेश, 94 सीटें, एक तो इलाका कौन सा है, किस इलाके में कल बटन दबाया जाने वाला है? देखिए 94 सीटें हैं संदीप, और ये सारण की सीटें हैं, मिथिलांचल की सीटें हैं। सारण मतलब छपरा, सिवान, वो जो बेल्ट है, नॉर्थ बिहार हम कह सकते हैं। हाँ, नॉर्थ बिहार है। वैशाली में चुनाव है, लालगंज में चुनाव है, राघोपुर में चुनाव है, सेंट्रल बिहार का भी कुछ हिस्सा है, तिरहुत जिसमें वैशाली आता है, मुजफ्फरपुर के इलाके आते हैं, वो है, मिथिलांचल है। आपका गृह जी इलाका, गृह इलाका है, उसमें कुछ इलाकों में चुनाव है, कुछ इलाकों में 7th को है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है। इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तो सीटें बहुत ज्यादा हैं, 94 सीटें, हाँ, लगभग 40। मेक और ब्रेक वाली स्थिति होती है। पिछली बार का एक आंकड़ा दर्शकों को याद करा दूं, जो अवेयर दर्शक हैं उनको शायद मालूम भी होगा। 70 सीटें महागठबंधन ने जीती थी, यानी कि आरजेडी और जेडीयू, आरजेडी के साथ थी। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस। 33 सीटें मेरे ख्याल से आरजेडी ने जीती थी, 30 सीटें जेडीयू ने जीती थी और 7 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। 94 में 70, ये एक बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। ये स्वीप करने के लिए आरजेडी को ये रोल रिवर्स होना पड़ेगा। मतलब यही 70 सीटें, 60 सीटें, 65 सीटें आरजेडी को जीतनी है। अगर स्वीप के लिए अगर स्वीप करना है, अगर बहुत अच्छा करना है तो 50 सीटें जीतनी पड़ेगी आपको। और नीतीश के लिए ये फेज कितना नीतीश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट, देखिए हर पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, नीतीश के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेडिशनली, अब मैं जरा इलाके के बारे में बता दूं, ये मोटे तौर पे जैसे एनडीए का इसको स्ट्रांग होल्ड कह सकते हैं। कुछ पॉकेट्स में बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। इन इलाकों में जैसे मोतिहारी, बेतिया, ये जो इलाके हैं, इसमें पिछली बार के लहर के बावजूद उन इलाकों में पॉकेट्स में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उन दोनों का गठबंधन, अपर कास्ट और ईबीसी के वोट को अगर कंसोलिडेट कर दिया जाए तो ये एक एज देता है एनडीए को। ईबीसी जमा अगड़ी जाति। अब जैसे ब्राह्मण, वो तिरहुत के इलाके में, मिथिलांचल के इलाके में, राजपूत सारण के इलाके में, ये इंपॉर्टेंट वोटर है, ये बड़े चंक में है और ये ट्रेडिशनली वोट करते हैं एनडीए को, तो ये उनका स्ट्रांग पॉइंट है। अब ईबीसी जैसे मल्ला, ये गंगा के इलाके का, चाहे दरभंगा ले लीजिए, मधुबनी ले लीजिए, भागलपुर ले लीजिए, ये जो मल्लाह के इलाकों का क्षेत्र है, साहनी, जिसके मुकेश साहनी एक नेता के तौर पे उभरे हैं, जिनको 11 सीटें दी गई हैं, और ये अग्रेसिव कास्ट है, अपना वोट कास्ट करता है और फील कराता है लाउड वोटर, हल्ला भी करता है, ये लाउड वोटर है। तो ये वो इलाके हैं जहां एनडीए को लगेगा कि ये हमारी बढ़त वाला इलाका हो सकता है। एनडीए ये अंदर खाने ये मान रहा था कि पहला फेज आरजेडी का इंपॉर्टेंट है, वो उनका स्ट्रांग होल्ड है, सेकेंड फेज में वो कमजोर होंगे, थर्ड फेज में वो और कमजोर होंगे। तो उस लिहाज से अगर उनकी थिंकिंग के हिसाब से भी अगर आप देखें तो ये उनका बहुत ही स्ट्रांग क्षेत्र है। इसलिए आपको ध्यान होगा कि नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी ने इस इलाके में पूरी ताकत झोंकी है। 2 करोड़ 86 लाख वोटर हैं, लगभग 3 करोड़ मान लीजिए। उसमें 1 करोड़ 35 लाख महिला वोटर हैं। मैं बार बार महिलाओं का खासतौर पे जिक्र करता हूं जब मैं स्ट्रांग होल्ड की बात कर रहा हूं, जब मैं उनके पॉजिटिव
एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं, तो वो महिला वोटर जो नीतीश कुमार समझते हैं कि हमारी वोटर है, जो नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि हमारे वोटर है, अक्रॉस कास्ट लाइन से ऊपर उठ के महिलाएं उनके लिए वोट करते हैं। महिलाओं पर जो नैरेटिव, जो तवज्जो यकायक पिछले 3 दिनों में हमने पिछले कुछ देखा दिनों में देखा है। देखिए, हम अपनी बातचीत में तो पिछले 15 दिन से ये बात कह रहे हैं, लेकिन पर अब ये पकड़ा है एनडीए ने इस बात को, प्रधानमंत्री बेटे की भूमिका में आ गए। बिल्कुल। छठ मैया की पूजा में माता आप भूखे पेट नहीं सोएंगी, आपका बेटा दिल्ली में बैठा है, और नीतीश कुमार अपनी पुरानी बातें गिनवाने लगे, पोशाक से लेकर, साइकिल से लेकर, और महिलाओं और लड़कियों के लिए क्या किया है, आगे क्या करने वाले हैं, ये रोड मैप, ये विजन नीतीश कुमार लगातार दे रहे हैं। वो महिलाओं पे अच्छा खासा 4-5 मिनट खर्च करते हैं। पहले महिलाएं कहां थी, पहले लड़कियां कहां थी, उनकी शिक्षा का स्तर क्या था, उनके मतलब सोसाइटी में वो कहां खड़ी थी और आज कहां खड़ी हैं। इसी बहाने वो आरक्षण की बात करते हैं, जो उन्होंने आरक्षण दी उसकी बात करते हैं, जो नौकरियों में आरक्षण दी उसकी बात करते हैं। तो एक विजन भी दिखाते हैं और पुरानी बात याद कराकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमने एम्पावर किया है। तो ये उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अगड़ी जाति, ईबीसी, महिलाओं की बात हमने अलग से कर ली, ये वोटर एनडीए का है और इस वजह से उनको लगता है कि ये स्ट्रांग पॉइंट है। पर उसमें डेंट कितना करते हैं तेजस्वी, ये भी देखने वाली बात है। आ जाइए तेजस्वी पे। हाँ। तेजस्वी इसी शहर में चुनाव लड़ रहे हैं, वो राघोपुर की सीट है। अब राघोपुर क्या बिहार को तीसरा मुख्यमंत्री देगा? तो राघोपुर की सीट हो गई, उनके भाई तेज प्रताप की सीट हसनपुर हो गई। वो भी इसी इलाके में लड़ा जाना है। वो 3 तारीख को वोट कर रहा है। देखिए, उनका एमवाई कॉम्बिनेशन इंटैक्ट रहता है, वो तो है ही। उन्होंने ईबीसी को भी बहुत सारी टिकट दी है, तो वो समझ रहे हैं, वो इस अनुमान में है कि एक यूथ की लहर और एक सटल मैसेज जो ईबीसी को टिकट देके उन्होंने किया है, तो वो उनकी युवा तरफ तो आएंगे। युवा है, जो बात हम कह रहे हैं, वो जात पात में क्यों बटेगा? अगर उसको नौकरी की दरकार है, उसने ट्रैक्शन ली है उस मुद्दे ने, तो वहां पर युवाओं में जात पात टूट जाएगी। बिल्कुल। आप ये समझ लीजिए कि वो नौकरी से तो नहीं भटक रहे, तो युवाओं पे तो खास तौर पे उनका फोकस है ही। वो महिलाओं में भी नहीं जा रहे हैं, वो लड़कियों में भी नहीं जा रहे हैं। उन्होंने अपना स्ट्रांग पॉइंट पकड़ा है कि मैं 10 लाख लोगों को नौकरियां दूंगा, मतलब नौकरियां दूंगा तो जो एलिजिबल हैं उन सबको नौकरियां मिलेंगी, उसमें लड़कियां भी होंगी। बिल्कुल। पर ये बात क्या, जो एक होता है ना, यू ड्राइव होम अ सर्टेन पॉइंट, महिलाओं को, लड़कियों को सीधे एड्रेस करना, उनसे मुखातिब होना, ये नहीं कर पा रहे हैं। फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं संदीप। अच्छा, वो फॉलो नहीं करना। मुझे लगता है कि वो इस ट्रैप में नहीं आना चाह रहे हैं। वो उन्होंने युवाओं की बात की है, तो युवाओं में उनको लगता है कि युवतियां शामिल हैं, तो उनको वो साथ लेकर चल रहे हैं। वो उस नैरेटिव को कुंद होने नहीं देना चाहते, वो उसको भोथरा होने नहीं देना चाहते। वो युवाओं पे फोकस कर रहे हैं, वो नौकरियों पे फोकस कर रहे हैं, वो दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, कमाई। अब कमाई किस लिए इंपॉर्टेंट है इस पूरे क्षेत्र में, इसको भी समझना बहुत जरूरी है और दर्शकों को समझाना बहुत जरूरी है। इसको जरा ध्यान देके समझिएगा। माइग्रेंट वर्कर का एक बड़ा इशू आया, कह रहे हैं कि वो बहुत नाराज थे नीतीश कुमार से, जिस तरीके से वो कोविड के दौरान, कोरोना के दौरान फंसे थे और वापस आना चाह रहे थे। एक वर्किंग ग्रुप बना ऑन माइग्रेंट लेबरर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड डेवलपमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की का एक ग्रुप था, और उसने ये पाया कि जो बिहार के 17 जिले हैं, कुल अगर देश में माइग्रेशन है जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर काम करते हैं, तो कुल 17 जिले के वर्कर्स कंसिस्ट ऑफ लाइक 25%। उन 17 जिलों में ही कुल वर्कफोर्स का 25% है। मतलब 1 करोड़ अगर प्रवासी मजदूरों का पलायन हुआ, बिल्कुल आसान भाषा में दर्शकों को समझाएं, हाँ। देश भर में, तो 17 जिले वो ऐसे थे जहां से 25 लाख लोग थे, 25 लाख प्रवासी मजदूर। नहीं, 25 लाख नहीं, उसको थोड़ा इस तरीके से समझिए कि टोटल अगर माइग्रेशन है, उसका 25% 17 जिलों से गए। ओके, उसका 25%, एक बड़ा हिस्सा है, सिर्फ 17 जिले। देश भर में जो जा रहे हैं लोग, बिल्कुल, वो 17 जिलों से जा रहे हैं, उनकी वो 25% कंसिस्ट करते हैं। और ये 17 जिले, और ये 17 जिले जो हैं, उनमें मैं रिसर्च कर रहा था, एक दरभंगा है, मधुबनी है, समस्तीपुर है, सारण है, सिवान है और पटना है।
ये सब पोल्स में जा रहे हैं। सब पोल्स में 6 बड़े जिले हैं। अब ये 6 बड़े जिले जहां चुनाव है, जहां से लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बिहार से बाहर देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, गए थे, वो और वापस भी आए। अब उनमें से बहुत सारे वापस चले गए हैं, लेकिन बहुत सारे हैं और क्या नाराजगी है उनमें, नाराजगी है, दिहाड़ी गई, घर नहीं आ पाए, मैं इसीलिए इसको अंडरलाइन करना चाहता हूं। बसों का इंतजाम नहीं हुआ, 40 दिन बाद ट्रेन खोली गई, हम पैदल चलते हुए आए, वो गुस्सा, वो नाराजगी, वो परेशानी दिहाड़ी जाने की, वो नाराजगी क्या वोट में तब्दील होगी? जो वहां रुक गए हैं, कुछ पर्पसली रुक गए होंगे कि हम वोट गिरा के जाएंगे। क्या वो एंगर, क्या वो गुस्सा, क्या उन्होंने जो पीड़ा झेली है क्या वो नीतीश कुमार के खिलाफ वोट देकर बताएंगे? नीतीश कुमार का कहना है जो आए थे उनमें वो तर्क है कि उन पे हमने खर्च किया, उनको हमने ताकत दी, उनको हमने, जैसा बताया जा रहा है, अकेला नहीं छोड़ा, हमने आने के भी पैसे दिए, तो वो हमारा वोटर है। आम आदमी मानेगा। वो नेचुरल वोटर है। 30,000 35,000 अपनी मजदूरी के कमा रहा था देश के किसी अलग हिस्से में, वो वापस आ रहा है, 5 किलो उसको चावल या गेहूं दे दिया, 1 किलो दाल दे दी महीने में, वो क्या मान जाएगा इस बात पर? नहीं, दाल और गेहूं और जो दिया गया वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोविड के दौरान जो गरीब लोग थे जिनके घर में ये पहुंचाया गया राशन, वो अलग है। नीतीश कुमार का तर्क है कि एक एक जो क्वारंटीन किए गए जो लोग आए उन पे हमने 5,000 से ज्यादा रुपए खर्च किए हैं। और वो शुरुआत में उनका एक तर्क था कि वो हमारा वोटर है, लेकिन तेजस्वी ने उसको अपना बनाने के लिए, हर महीने 5,000 से भी क्या आदमी मान जाएगा जो जिसकी दिहाड़ी गई हुई? बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूं कि उनमें से जो वोटर वहां रुक गया है, जिसने वो आने की पीड़ा झेली है, जब वो फंसा हुआ था भंवर में, जब उसे लग रहा था कि जहां मैं हूं वहां हमारी दिहाड़ी चली गई, लॉकडाउन में है, फंसे हुए हैं, पैसे नहीं है, बच्चों के साथ लौटना है, वो लौटना चाहते हैं लेकिन अलाउड नहीं है। इस बात को सबसे ज्यादा विपक्ष ने उठाया। नीतीश कुमार ने कहा नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, आप जहां हैं वहीं रहे, हम आपके अकाउंट में पैसे डलवाएंगे। 1,000 रुपए डलवाने की बात हुई, उनका यह कहना है कि 21 लाख लोगों के अकाउंट में हमने पैसे भी डाले 1,000 रुपए। क्या वो काफी था? या वो गुस्सा जो वो वापस लौट आए तो वो अपना वोट नीतीश कुमार के खिलाफ देकर ये गुस्सा जाहिर करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से हो जाता है, ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल, ये 6 जिले हैं, 17 में से 6 मैं फिर से गिरा दूं, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सारण, सिवान और पटना, ये 6 जिले हैं जहां बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर यहां से जाते हैं, जो वापस लौटे हैं। इनमें से बहुत सारे वापस चले गए, लेकिन जो है, क्या वो तेजस्वी को जीत दिलाने में कामयाब होंगे? क्या वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट हो सकता है तेजस्वी के लिए कि ये वोटर जो है वो बेल आउट करता है तेजस्वी को इस राउंड में? क्या तेजस्वी का राघोपुर से लड़ना वो ट्रैक्शन भी देगा आरजेडी को? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बड़ा फियर्सली कंटेस्टेड इलेक्शन है। इसमें बहुत सारी चीजें मैटर कर रही हैं। राघोपुर में तो सर्टेनली उनको एक एज मिलता है, क्योंकि उनके पिता, उनके माता वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। पिछली बार उस क्षेत्र ने डिप्टी सीएम दिया था, इस बार उनको इस बात का गुमान है कि इस बार वो सीएम चुनकर दे रहे हैं। अब वो राघोपुर में तो ठीक है, लेकिन उसके आसपास के इलाकों में वो पर्कुलेट करके गया है कि नहीं, इसका बहुत क्लियर कट अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है इस फैक्टर को भी कंसिडरेशन में पर हमें लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन उसका एक फ्लिप साइड आपको बताऊं, महुआ की सीट है बगल की, महुआ की सीट से उनके भाई लड़ते थे। अगर वो इलाका इतना क्लियर कट विनिंग तो वो ये वाला इलाका होता कि स्टेट अवे विक्ट्री है, तो वो अपना क्षेत्र चेंज करके क्यों गए? ये एक सवाल है। ये कयास लग रहे थे कि राघोपुर में खुद तेजस्वी थोड़े कमजोर हैं। बिल्कुल, ये शुरुआती दौर में ये कयास लगाया गया। देखिए, जो बड़ा नेता होता है उसके खिलाफ शिकायत भी ज्यादा होती है, उससे अपेक्षा होती है कि वो हमारे क्षेत्र में आएगा। लेकिन वो चूंकि पूरे बिहार का नेता है तो उसको शायद मौका कम मिलता है, तो उनके न आने की वजह से, उनके कुछ प्रॉमिसेस जो अनफुलफिल्ड रहे होंगे उनकी वजह से वो नाराजगी थी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसको पार्ट दिया है इस बात ने कि इस बार वो मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं। और चूंकि गोलबंदी इतनी तेज हो जाती है कि वो इलाका, वो क्षेत्र, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी पट जाती है। लेकिन विपक्षी इस बात को जरूर, जब इस बात को बढ़ाने की कोशिश होगी कि इस पूरे क्षेत्र में तेजस्वी की वजह से सीधा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि ये इलाका मुख्यमंत्री दे रहा है, तो वो कहा जाएगा कि
हसनपुर क्यों चले गए? तेज प्रताप तो रह सकते थे। हाँ, इसका मतलब ये इलाका सेफ नहीं है। तो वो जो आप कह रहे हैं कि क्या उनका प्रभाव आसपास के क्षेत्रों में भी पड़ेगा जो आरजेडी को एक एज देगा, उसमें थोड़ा सा चलेगा। हाँ, उसी की मैं पलट तस्वीर हरियाणा की बता दूं। करनाल में तो वो तो डिफेंडर थे और भूपेंद्र हुड्डा चैलेंजर थे। तो रोहतक झज्जर उन इलाकों में जो उनका गढ़ था और जहां से वो हारे और उनके बेटे भी हारे लोकसभा चुनाव, पर जब विधानसभा की बारी आई, अरे भूपी बनेंगे मुख्यमंत्री, तो उन इलाकों में सबसे ज्यादा ट्रैक्शन दिखी थी कांग्रेस पार्टी की भी। तो ये चुनाव बड़ा दिलचस्प है और कल का चरण तो बहुत अहम है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।